बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, उन इंस्ट्रक्शंस को लिखने का तरीकाकार क्या होता है, प्रोग्रामर किस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देता है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की टाइप्स भी पढ़ेंगे, इसका फॉर्मेट भी पढ़ेंगे और एग्जांपल्स भी आपको दूंगा। इंशाल्लाह डिटेल से इसको देखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कंप्यूटर के ऑपरेशंस जो वो परफॉर्म करता है, वो किसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहा होता है? अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। यानी वो इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्रामर कंप्यूटर को देता है, फीड करता है, उनके मुताबिक कंप्यूटर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि इन इंस्ट्रक्शंस का फॉर्मेट क्या होता है। हमने इंस्ट्रक्शंस तो पढ़ ली हैं कौन कौन सी होती हैं, जिसमें हमने डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस पढ़ी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस पढ़ी, कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस पढ़ी, आईओ इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हमने और इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ा हमने। लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस लिखने का तरीकाकार क्या होता है वो हमने देखना है। फॉर्मेट से मुराद है लिखने का तरीकाकार, ठीक है। वो किस तरह से इंस्ट्रक्शंस राइट की जाती हैं, प्रोग्रामर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस राइट कैसे करता है, टाइप कैसे करता है, और कंप्यूटर फिर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो कैसे राइट होती हैं वो हमने आज डिस्कस करनी। फिर इंस्ट्रक्शंस को राइट करने की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, वो भी आज के लेक्चर में ही हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि हर लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को लिखने का तरीकाकार फॉर्मेट डिफरेंट होता है। जिस तरह से मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि प्रोग्रामर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए से, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसका एक अपना रूल होता है, अपना एक असूल होता है, जिसके मुताबिक वो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, जिसके मुताबिक इंस्ट्रक्शंस राइट की जाती हैं। हर लैंग्वेज का अपना रूल है। तो हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं असेंबली लैंग्वेज की, कि असेंबली लैंग्वेज में किस तरह से इंस्ट्रक्शंस को लिखने का फॉर्मेट होता है और क्या फॉर्मेट होता है और किस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं। उसकी कुछ एग्जांपल्स भी मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत ध्यान से इसको समझना है। आई नीड योर कंप्लीट फोकस एंड कंसंट्रेशन ऑन द लेक्चर। सबसे पहले तो इसमें आप देखें कि यहाँ पर क्या लिखा है कि अ कंप्यूटर यूजली हैव अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। एक कंप्यूटर के पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट्स होते हैं, मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और लिखने का मुख्तलिफ तरीका होता है। कंप्यूटर हर तरह की इंस्ट्रक्शन को समझ रहा होता है, हर तरह के फॉर्मेट को समझ रहा होता है और उसके मुताबिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है। ईच इंस्ट्रक्शन फॉर द CPU इज स्पेसिफाइड बाय गिविंग। हर इंस्ट्रक्शन जो CPU को प्रोवाइड की जाती है, वो प्रोवाइड करने के लिए उसको क्या क्या दिया जाता है, उसको दो चीज़ें दी जाती हैं। यानी आसान अल्फाज में कहूँ तो वो ये है कि कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस फीड की जाती हैं, उस इंस्ट्रक्शन के अंदर दो हिस्से होते हैं। उसके दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंस्ट्रक्शन के अंदर प्रोग्रामर ने लिखी होती हैं, फिर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है कंप्यूटर, तो फिर अपना काम करता है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 ये है कि अ कोड फॉर द इंस्ट्रक्शन, जिसे हम ओप कोड भी कहते हैं। अ कोड फॉर द इंस्ट्रक्शन जिसे हम ओप कोड कहते हैं। बेसिकली इंस्ट्रक्शन के लिए ये कोड है। कोड से मुराद है कि यहाँ पर हम उसको ऑपरेशन बताते हैं कि क्या परफॉर्म करना है। और दूसरी चीज़ क्या है? एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर आपने ओप कोड और ऑपरेंड को ज़रा ध्यान से समझना है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो अगर हमने दो नंबर्स को प्लस करना होता है तो हम लिखते हैं 2 + 3। तो यहाँ पर 2 और 3 क्या हैं? ऑपरेंड्स हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और प्लस जो है यहाँ पर क्या है? ओप कोड है जो कि बता रहा है कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। तो 2 और 3 ऑपरेंड हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है? एडिशन का। ये किसने बताया? इस ओप कोड ने बताया। माइनस होता, मल्टीप्लाई होता, डिवाइड होता तो ऑपरेशन चेंज हो जाना था। तो ओप कोड ये बताता है कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। सो दिस इज बेसिकली कोड फॉर द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का ये कोड है जिसके मुताबिक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होनी है। और दूसरी चीज़ क्या है? ड्रेस ऑफ द ऑपरेंड्स। तो हमारे जो ऑपरेंड्स हैं उनका ड्रेस भी उस इंस्ट्रक्शन के अंदर मेंशन होता है कि ये जो ऑपरेंड्स हैं, यानी जो आसान अल्फाज में कहें तो वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ कहाँ पे पड़ी हुई है? मेमोरी के अंदर। तो वहाँ पर जाकर इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये दो चीज़ें हम स्पेसिफाई करते हैं हमेशा जब भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो फिर वो इसको समझ आता है। अब ये लिखते कैसे, एग्जांपल दूंगा, मज़ीद समझ आ जाएगी। पहले तो ये इसका लिखने का तरीकाकार जो फॉर्मेट है उसको समझ लीजिए। हमारे पास सबसे पहले, चूंकि मैंने आपको बताया हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली असेंबली लैंग्वेज की, एग्जाम्पल हम असेंबली लैंग्वेज की ले रहे हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, तो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं असेंबली लैंग्वेज की। यहाँ पर हमारे पास एक ओप कोड है
उसके बाद ऑपरेंड रेफरेंस, रेफरेंस में मुराद वही ऑपरेंड का एड्रेस जो ये दूसरे नंबर पे हमने लिखा, और फिर ऑपरेंड रेफरेंस, दो ऑपरेंड रेफरेंसेस हैं और एक है ऑप कोड। ऑपरेंड दो ही होते हैं ना, देख लें यहाँ पर भी एक 2 है और एक 3 है, तो 2 और 3 दो ऑपरेंड्स हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और एक यहाँ पर ऑप कोड है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। फ़र्क देख लें ज़रा, तरतीब में फ़र्क है। यहाँ पर मैथ्स के अंदर हम अमूमन क्या करते हैं, मैं मैथ्स इसको रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि ये आप अमूमन देखते रहते हैं, करते रहते हैं, तो इसके बारे में तो आपको पता है। तो मैथ्स में हम क्या करते हैं कि दो ऑपरेंड्स लिखते हैं और उनके दरमियान में ऑप कोड लगाते हैं, जिसे ऑपरेटर कहते हैं, ऑप कोड लगाते हैं दरमियान में। आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते 2 3 और आगे लिख दें प्लस, यहाँ प्लस लिख के आगे 2 और 3 लिख दें, वो 23 उसे समझ लेगा। तो हमेशा हमारे पास रूल ये होता है कि हमने दरमियान में ऑप कोड लगाना होता है और उसके लेफ्ट और राइट साइड पर हमने ऑपरेंड्स को लगाना होता है। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो डिफरेंट है, यहाँ पर हमने ऑप कोड पहले लिखना होता है और फिर पहला ऑपरेंड जिसे हम ऑपरेंड 1 भी कह सकते हैं और फिर ऑपरेंड 2 जो दूसरा ऑपरेंड है उसको लिखा करते हैं। इसका ये रूल है, आप इसको ऑप कोड को इनके दरमियान में या इनके बाद में नहीं लिख सकते। याद रखिएगा कि जो इंस्ट्रक्शन है ये भी जाहिर सी बात है, कंप्यूटर को जब फीड करते हैं तो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर जगह लेती है। जब कंप्यूटर की मेमोरी लेगी तो कितनी जगह लेगी वो भी आपने देखना है। ऑप कोड जो होता है ये 4 बिट्स की जगह लेता है, ठीक है, 4 बिट्स की जगह लेता है। ऑपरेंड जो होता है वो 6 बिट्स की जगह लेता है, ये भी 6 बिट्स का और ये भी 6 बिट्स का। तो टोटल जो एक इंस्ट्रक्शन है, एक जो लाइन है जो प्रोग्राम के अंदर लिखी है, एक जो इंस्ट्रक्शन लिखी है वो कितनी जगह ले रही है, 16 बिट्स, 4 और 6, 10 और 6, 16। तो टोटल जो इसका साइज है वो कितना हो गया, 16 बिट्स हो गया, 16 बिट्स, जिसको हम 2 बाइट्स भी तो कह सकते हैं, ना 2 बाइट्स, क्योंकि 8 बिट्स हो तो 1 बाइट बनता है। तो 16 बिट्स इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली 2 बाइट्स। तो एक इंस्ट्रक्शन जो है उसका टोटल साइज कितना होता है, 16 बिट्स होता है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है कि ऑप कोड 4 बिट्स का है, ऑपरेंड जो है वो 6 बिट्स का और दूसरा ऑपरेंड भी 6 बिट्स का। अब इसकी एग्जांपल्स दूंगा तो समझ आ जाएगी। ये तो फॉर्मेट हो गया, इसका लिखने का तरीका ये है, कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसको लिखने का तरीका ये होता है। अब देखेंगे कि इसमें कंप्यूटर को ऑप कोड कैसे दिया जाता है। मैथ्स में तो इस तरह से होता है, ऑप कोड और ऑपरेंड्स वैल्यूज़ होती हैं, या अगर हम सिंपली a+b भी लिखें, a+b, तो a और b की वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, तो a और b यहाँ पर ऑपरेंड्स हैं, जबकि प्लस जो है वो यहाँ पर क्या है, ऑप कोड कहलाएगा। अब हमारे पास जब इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को लिखते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर को फीड करते हैं, हमसे मुराद प्रोग्रामर, मैंने आपको पहले बताया कंप्यूटर यूजुअली हैव अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, उसके पास वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 4 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स लिखे हुए हैं। एक इंस्ट्रक्शन को लिखने का जो फॉर्मेट है यानी जो तरीकाकार है वो होता है 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। दूसरा जो होता है वो है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। नंबर 3 पे आता है 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, और नंबर 4 पे आता है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, और इनमें हम अलग-अलग से डाटा एंटर करते हैं। इनको लिखने का तरीका भी डिफरेंट है। इनके एग्जांपल्स दूंगा, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर मैं 1-2 इंस्ट्रक्शंस लिखने लगा हूँ, उसको ज़रा समझिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। बल्कि ये 3 जब समझाता हूँ फिर एक एग्जांपल देता हूँ, पहले इसको समझिए ज़रा। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऐसा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है जिसमें कोई एड्रेस ही नहीं होता। 0 एड्रेस का मतलब कोई एड्रेस नहीं है, यानी हम रेफरेंस नहीं देते, कोई ऑपरेंड को कोई रेफरेंस नहीं देते। अभी तो हमने पढ़ा था कि हम हमेशा ऑपरेंड का रेफरेंस देते हैं कि ये मेमोरी में कहाँ पे जाकर स्टोर होना है, मेमोरी के किस हिस्से में पड़ा हुआ है, मेमोरी के कौन से सेल में पड़ा हुआ है, या किसी रजिस्टर में भी पड़ा हो सकता है। याद रखिएगा, जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो रजिस्टर की भी जगह लेते हैं और मेमोरी की भी जगह लेते हैं। कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो रजिस्टर में सेव होती हैं, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन या वैल्यूज़ होती हैं जो कि मेमोरी के अंदर जाकर सेव होती हैं। तो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऐसा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है जिसमें कोई एड्रेस होता ही नहीं है, जिसमें कोई एड्रेस नहीं होता, हम एड्रेस स्पेसिफाई नहीं करते। जब एड्रेस स्पेसिफाई नहीं करते तो इंस्ट्रक्शन जाती कहाँ है, कहीं ना कहीं तो वो जाती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर डज नॉट यूज एड्रेस फील्ड। वो कंप्यूटर्स जिनमें स्टैक में इंस्ट्रक्शन जाती है। अब स्टैक आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़ा था कि स्टैक बेसिकली एक अरेंजमेंट का नाम है। हमारे कंप्यूटर में कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जो कि स्टैक में लग जाती हैं, जिसे हम लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था स्टैक के बारे में। जैसे फ़र्ज़ कर लें ये कंटेनर है और इस कंटेनर में पहली इंस्ट्रक्शन आई, फिर दूसरी आई और फिर तीसरी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पे इंस्ट्रक्शन आई थी उसने सबसे एंड पे बाहर निकलना है। ये सबसे पहले आई, ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे। इनके एड्रेसेस नहीं होते, इनकी तरतीब है एक।
हम अगर इंस्ट्रक्शन नंबर 1 को पहले निकालना चाहते हैं, जो सबसे पहले अंदर एंटर किया, नहीं निकल सकती, उसका एड्रेस नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इस एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन पड़ी है, ये निकाल दो, स्क्रीन पे दिखा दो, नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि पहले 3 की बारी आएगी, फिर 2 की बारी आएगी और फिर 1 की बारी आएगी। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज़ सबसे लास्ट पे गई थी जैसे 3, इसने सबसे पहले बाहर आना, और जो चीज़ सबसे पहले अंदर गई थी उसने सबसे लास्ट पे बाहर आना, इसे कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। तो स्टैक के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस जाती हैं उनका कोई एड्रेस हम स्पेसिफाई नहीं करते। क्यों नहीं स्पेसिफाई करते? क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन को भेज ही नहीं सकते, उसने जाना वहीं पर है जहाँ पर फिलहाल उसकी जगह है। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने स्टैक है, मैं इसके अंदर एक और इंस्ट्रक्शन इंसर्ट कर देता हूँ, एक और फॉर एग्जांपल वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, वैल्यू समझ लें, मैं इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ एक, वो कहाँ जाएगी? 3 से ऊपर ही आएगी ना, नीचे तो कहीं पर नहीं हम ऐड कर सकते। मैं कहता हूँ 1 और 2 के दरमियान ऐड कर दो, नहीं हो सकता, तो इसलिए एड्रेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, और याद रखिएगा असेंबली लैंग्वेज, चूँकि हम असेंबली लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज में जो ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, उसमें जब हम स्टैक को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास 2 इंस्ट्रक्शंस होती हैं, स्टैक में वैल्यू डालने के लिए और स्टैक से वैल्यू निकालने के लिए। तो स्टैक में वैल्यू एंटर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पुश, पुश का एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, निमोनिक असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है पुश। पुश के आगे हम वो नंबर या कोई वैल्यू लिखते हैं जो स्टैक में एंटर करनी है, और स्टैक से अगर निकालनी है कोई इंस्ट्रक्शन, कोई नंबर, तो हम लिखते हैं पॉप, पुश और पॉप। तो पुश और पॉप ये 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन इंसर्ट करनी हो तो पुश इस्तेमाल करते हैं और निकालनी हो तो पॉप इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे बताएं, अगर मैं लिखता हूँ पुश 4, तो वो कहाँ पे आएगी? इंस्ट्रक्शन नंबर 4 ऑब्वियसली 3 के ऊपर आएगी, और किसी जगह पे हम उसे भेज ही नहीं सकते, तो इसलिए एड्रेस बताने की ज़रूरत ही कोई नहीं, उसने जाना ही इधर है। और अगर मैं 3 को निकाल लेता हूँ, अब 3 नहीं है यहाँ पे, 1 और 2 कंसिडर करें हैं सिर्फ, ठीक है, तो अब जब मैं पुश करूँगा 4 को, तो वो कहाँ पे आएगी? 2 से ऊपर, क्योंकि 3 इस वक्त नहीं, तो एड्रेस हम नहीं बता सकते, हम बताएंगे भी तो फ़ायदा कोई नहीं, इसलिए होता ही नहीं है। और अगर निकालना है, मैंने पॉप करना है, मैं लिखता हूँ सिंपल पॉप, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन निकलेगी? 3, फिर मैं लिखता हूँ पॉप, अब कौन सी इंस्ट्रक्शन निकलेगी? 2 निकलेगी, फिर मैं लिखता हूँ पॉप, अब 1 की बारी है तो 1 नहीं निकल। हम अपनी मर्जी से किसी इंस्ट्रक्शन को स्टैक में से निकाल नहीं सकते, हमसे मुराद प्रोग्रामर, तो प्रोग्रामर किसी इंस्ट्रक्शन को अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं निकाल सकता, तो इसे कहते हैं पुश और पॉप, जो कि ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, इसमें भी एड्रेस बताते ही नहीं। दूसरे नंबर पे आता है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऐसा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है जिसमें एक एड्रेस लिखा जाता है, इसमें इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इट यूज़ इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर फॉर डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन से मुराद है डाटा के ऊपर डिफरेंट एक्शंस, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना, डाटा एंटर करना, डाटा निकालना, डिलीट करना, उसके अंदर एडिशन करवाना, उसके अंदर से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करवा देना, ये डाटा के ऑपरेशंस हैं। तो जब डाटा ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमने AX पढ़ा था। अब देखें ज़रा, मैं यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ। असेंबली लैंग्वेज में ये होता है कि जब हमने कोई वैल्यू स्टोर करवानी किसी रजिस्टर में, तो हम लिखते हैं मूव, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मूव, मूव इतना लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, VEE नहीं लिखते, MOV लिखते हैं बस। मूव AX, 2। AX क्या है? रजिस्टर है, कौन सा? एक्यूमुलेटर रजिस्टर, और इसके अंदर डाटा ऑपरेशंस या डाटा मूवमेंट्स हो सकती हैं। डाटा मूवमेंट से मुराद है, अब यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी है ना, ये इस फॉर्मेट के एन मुताबिक लिखी है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट मैंने लिखी है। मूव क्या है? यहाँ पर ऑप कोड है जो बता रहा है ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। ये क्या है? ऑपरेंड है। ये क्या है? ऑपरेंड है। ठीक है, 2 जो है वो सेव हो जाएगा किसके अंदर? जाके AX के अंदर। क्यों 2 क्यों मूव हो रहा है इसके अंदर? क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो ऑप कोड है वो ये बता रहा है कि मूव करना है, और कुछ नहीं करना। क्या करना है? मूव करना है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन पूरी लिखी है, इसके अंदर कितने एड्रेसेस आपको नजर आ रहे हैं? एक ही एड्रेस नजर आ रहा है। ये तो ऑप कोड है और ये तो वैल्यू है, तो एड्रेस क्या है? ये AX। CPU का रजिस्टर बेसिकली मेमोरी है, तो मेमोरी का एड्रेस होता है, मेमोरी की लोकेशन होती, तो ये का एड्रेस है। तो ये 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बेस्ट एग्जांपल है। ठीक हो गया? तो इस तरह से प्रोग्रामर जो है वो लिखता है। ये लिखने का मकसद ये है कि ताकि आपको समझ आ जाए। तो मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट के लिए सब इस्तेमाल करते हैं। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होता है? इसमें वो कहता है स्पेसिफाई आइदर पॉसिबल रजिस्टर और मेमोरी एड्रेस। इसके अंदर कोई मेमोरी एड्रेस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये रजिस्टर है जिस तरह AX लिखा है ये इस्तेमाल हो, कोई मेमोरी एड्रेस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको अब समझिएगा ज़रा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ मूव BX, 3,
इसका क्या मतलब है, इसमें भी वही काम हो रहा है, मूव हो रही है वैल्यू कौन सी 3 किसमें, BX रजिस्टर के, क्योंकि BX रजिस्टर में भी डाटा मूवमेंट या डाटा ऑपरेशंस हो सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस, तो डाटा ऑपरेशंस में वैल्यू स्टोर भी हो सकती है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि AX और BX दोनों को प्लस करवा दूँ, AX और BX की वैल्यू को ऐड करवा दूँ, तो मैं यहाँ पर एक निमोनिक यूज़ करूँगा ऐड। असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक इंस्ट्रक्शन होती है ऐड, मैं लिखूँगा ऐड AX, BX। अब ये यहाँ पर दोनों ऑपरेंड्स हैं और ये यहाँ पर क्या है, ऑपकोड है। ऑपकोड क्या बता रहा है कि ऐड करना है किसको, AX और BX को। तो BX की जो वैल्यू है वो AX की वैल्यू में जाकर ऐड होगी, यहाँ मूव हो रहा था लेकिन यहाँ एडिशन हो रही है। तो अब AX की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर AX की वैल्यू क्या थी 2, यहाँ BX की वैल्यू क्या थी 3, ठीक हो गया। अब यहाँ पर AX की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि BX की वैल्यू निकल के जा रही है AX में और वहाँ जाके ऐड हो रही है। तो BX की वैल्यू 3 थी, 3 गई AX के अंदर, AX के अंदर पहले 2 पड़ा था, तो 2 और 3 आपस में प्लस हो गए क्योंकि यहाँ ऐड लिखा, एडिशन करने के लिए। तो ये AX की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। ये लाइन लिखने का मकसद ये है ताकि आपको बता सकूं कि ये एक 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। इसके अंदर 2 एड्रेसेस आपको नजर आ रहे हैं, एक एड्रेस आपको ये नजर आ रहा है और दूसरा एड्रेस आपको ये नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों रजिस्टर्स हैं, दोनों मेमोरीज हैं, तो मेमोरी के एड्रेसेस होते हैं। ये एड्रेस नहीं है, ये तो वैल्यू है, ठीक है, मेमोरी के अंदर ये जाएगा लेकिन ये एक वैल्यू है, ये दोनों एड्रेसेस हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर BX ही लिखूँ, मैं यहाँ पर कोई मेमोरी का रेफरेंस भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए जो है, अगर मैं यहाँ पर A में वैल्यू को स्टोर करता, वो अगर मैं लिखूँगा तो वो ज़्यादा जो है ना स्कोप से बढ़ जाएगी बात। फिलहाल ये समझिए, अगर मैंने किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की होती, जिसे मेमोरी वेरिएबल कहते हैं या मेमोरी, क्योंकि वेरिएबल जाके स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, रजिस्टर के अंदर नहीं होता, रजिस्टर के अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करते हैं, तो वो जो वेरिएबल है वो मेमोरी के अंदर जाना था। तो अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल लिख देता A, तो A की वैल्यू ऐड हो जानी थी AX के साथ। तो इसलिए उसने कहा है कि इसमें हम रजिस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मेमोरी का कोई एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं, चाहे रजिस्टर हो चाहे मेमोरी का एड्रेस हो, होगा तो वो एड्रेस ही। तो 2 एड्रेसेस हैं, तो ये 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहलाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट तक आपको समझ आ गया होगा। अब 3 एड्रेस की बात करते हैं। 3 एड्रेस के अंदर क्या होता है, यूज़ 3 रजिस्टर एड्रेसेस। इसके अंदर 3 रजिस्टर्स होते हैं या फिर 2 रजिस्टर्स होते हैं और एक मेमोरी फील्ड होती है। मेमोरी फील्ड उसी तरह से जिस तरह मैंने आपको A बताया, ठीक है। अब इसमें होगा ये, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ MUL, यानी मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ DX, AX, BX। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से होता है कि AX और BX की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं और आंसर जो है वो किसके अंदर स्टोर हो जाए, DX के अंदर हो जाए, क्योंकि DX रजिस्टर का काम हमने पढ़ा हुआ है कि ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए कि AX, BX, CX, DX का क्या काम है। अगर आपको इनके काम याद नहीं है तो आप असेंबली लैंग्वेज में काम ही नहीं कर सकते। तो जो लोग असेंबली लैंग्वेज पढ़ते हैं उनको पहले रजिस्टर्स का काम जो है वो सीखना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता CX, अगर मैं यहाँ लिख देता CX, यहाँ लिख देता, तो क्या होना था, गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि CX इस मकसद के लिए नहीं है, डाटा मूवमेंट के लिए या मल्टीप्लिकेशन एडिशन के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए नहीं है। CX रजिस्टर का ये काम होता है कि वो तो काउंटिंग के लिए होता है, लूपिंग के लिए होता है। AX रजिस्टर का काम था ना अर्थमेटिक ऑपरेशंस का रिजल्ट स्टोर करना, तो देखिए मैंने ऐड करके AX के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन स्टोर कर रहा हूँ। अब AX और BX यूज़ हो चुके हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने रजिस्टर्स में पढ़ा था कि AX BX यूज़ हो जाए तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम DX का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, AX BX की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो थर्ड रजिस्टर में स्टोर करना है, दैट इज DX। यहाँ पे DX यूज़ होगा। तो ये आपको रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए अगर आपने इस पे काम करना है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। अगर आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है तो आपको रजिस्टर्स का इस्तेमाल आना चाहिए कि रजिस्टर कौन सा किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हैं हमारे पास 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इसके 3 एड्रेसेस आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको समझाया इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने का तरीकाकार यानी फॉर्मेट क्या होता, उसमें हमने 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स भी देख लिया और इनकी एग्जांपल्स को भी देख लिया। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।